सबसे पहले लास्ट क्लास में जो चल रहा था, हेनरी लॉ के लिमिटेशन एनसीईआरटी में नहीं है। और इतनी देर में मैंने कोशिश यही करी कि सामने स्क्रीन खुली है, आप लोग नोट कर लें। यस, हेनरी लॉ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, लेकिन उसकी लिमिटेशन नहीं पढ़ी। उस पर क्वेश्चन मैंने दिया था और दिमाग खुलने के लिए मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको मौका मिले, बताना पड़े कि किस XYZ गैस पे हेनरी लॉ डज नॉट होल्ड गुड। डज नॉट होल्ड गुड का मतलब ये नहीं है कि हेनरी लॉ इनकरेक्ट है। डज नॉट होल्ड गुड का मतलब है शायद उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से उतनी मैच ना करे, उतना बढ़िया नहीं फिट हो रहा। तो वो क्वेश्चन किसी ने भी किया, अपनी गट फीलिंग पे किया, कुछ नहीं छोड़ा। ये बिल्कुल आपके लिए बोला गया था कि आप इसको अपने अंदाज से करके देखिए। तो आपको बता दूं, हेनरी लॉ की दो भारी भरकम दिक्कतें क्या आई, मेनली दो भारी भरकम दिक्कतें। ये एप्लीकेबल तो है लेकिन लो प्रेशर पर। जब हाई प्रेशर्स पे गैसेस डाली गई ना, तब एक्सपेक्टेड जितनी सॉल्युबिलिटी मिली नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल था, बट एट अ वेरी सर्टेन रेंज ऑफ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। यानी जब गैस आइडियली बिहेव करे। गैस आइडियल क्या होती है? अगर मेरे से कोई आज पूछे व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस, तो मैं कहूंगी वो गैस जो गैस की तरह बिहेव करे। गैस का बिहेवियर क्या होता है? गैस का बिहेवियर होता है दो मॉलिक्यूल्स में आपस में जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। गैस का मतलब बिंदास पूरी एक दूसरे से दूर होके घूमे पार्टिकल्स। गैस का मतलब क्या है? फ्लूइडिटी। गैस के नाम पे आपको सबसे पहली चीज क्या स्ट्राइक करनी चाहिए? डिफ्यूजन, फैलना। गैस पूरी तरह फैल सके। अगर आप एक गैस को किसी कंटेनर में रखते और ऊपर ढक्कन लगा देते हो, आप ढक्कन लगाने का मतलब क्या? यू आर पुटिंग प्रेशर। उस प्लेट को रखा तो आपने प्लेट के वजन के थ्रू उस पर प्रेशर डाल दिया, आपने गैस को बाहर निकलने से रोक दिया। सो यू आर नॉट अलाउइंग इट टू बी एन आइडियल गैस। आप इसको आइडियल गैस नहीं बनने दे रहे, आपने तो इसको कवर कर दिया। आप जैसे ही ढक्कन हटाओगे वो खुली एटमॉस्फेयर में, दैट इज आइडियल गैस। जो गैस खुली एकदम घूम पाए, एक दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट ना हो, टकराए खास नहीं, फंसे नहीं, टकराए तो भी टकरा के दूर चली जाए। इन शॉर्ट, हर वो गैस आइडियल गैस कहलाएगी जिसमें दो पार्टिकल्स ऑफ गैस के बीच कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्सेस ना हो, कोई रोक ना हो। और रोक ना होने का मतलब आप प्लेट भी नहीं लगा सकते। प्लेट जितना प्रेशर भी गैस को गैस नहीं बनने देता। यानी मैं अगर किसी गैस को स्टडी कर रही हूं लो प्रेशर पे, भाई कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कहां लो प्रेशर है? आप तो हाई से हाई प्रेशर लगा रहे हो ताकि आपको टेस्ट अच्छा मिले। आप CO2 को आइडियल बनने दे रहे हो? नहीं बनने दे रहे। तो हेनरी लॉ की ये बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि एक्वेरियम तक तो चल गया क्योंकि इस पे बड़ा लो प्रेशर था, आपने सिंपल ढका हुआ। और एक्वेरियम बहुत जगह आप देखते हैं खुला रखा होता ताकि हम सफाई भी कर सके और एयर आ सके, ऑक्सीजन आ सके। तो एक्वेरियम यूजुअली टॉप से खुला होता है। अगर वो टॉप से खुला है मतलब वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है मतलब वेरी लो प्रेशर है। तो ऐसे कितनी जगहों पे लास्ट क्लास में मैं हेनरी लॉ के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में बात कर रही हूं जिन पे मैंने तो ढक्कन बंद कर दिया और दैट टू हाई प्रेशर से बंद कर दिया। वहां मेरे ग्राफ मैच नहीं करेंगे, वहां मेरी वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी वो मैच नहीं करेगी। तो हेनरी लॉ सिर्फ आइडियल कंडीशंस में एप्लीकेबल है। आपने ढक्कन लगाया, ठीक है, आपने अपने यूज करने के पर्पज से उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, विच इज नॉट रॉन्ग, बट हेनरी लॉ की वैल्यू मिसमैच हो जाएगी। तब तो उल्टा गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, जो हेनरी कह रहा है उससे बहुत ज्यादा डिसॉल्व होगी। सेकेंड थिंग, गैस जो कि किसी तरह से भी कंपाउंड बनाने का चांस रखती है, चाहे 2% भी, उस पे आप हेनरी लॉ नहीं लगा सकते। कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको 3 गैसेस दी थी लास्ट क्लास टेस्ट में। एक था उसमें आई थिंक नाइट्रोजन, एक था ऑक्सीजन और एक था कार्बन डाइऑक्साइड। और जब से चैप्टर शुरू हुआ मैंने एक शर्त रखी थी, सॉल्यूशन उन्हीं दो चीजों की बनेगी जो दो आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। और एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ थोड़ा सा कार्बोनिक एसिड तो बनाती है, वेरी लेस। जब वेरी लेस कार्बन डाइऑक्साइड वेरी लेस वाटर के साथ कार्बोनिक एसिड बना रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, रिवर्सिबल है, एग्रीड, लेकिन थोड़ा सा CO2 भी अगर कार्बोनिक एसिड बना रहा है तो वो तो रिएक्ट कर गया। तो आप जिस कार्बन डाइऑक्साइड के गायब होने की बात कर रहे हैं वो सारा सॉल्युबल नहीं हुआ, उसमें से शायद 0.01% रिएक्ट भी कर गया था। तो आपकी कैलकुलेशन अगेन मिसमैच करेंगी। तीसरा आपके पास आता है, ये मैंने थोड़ी सी बात भी की थी बट बहुत ज्यादा नहीं हो पाई थी। तीसरी लिमिटेशन, जो गैसेस वाटर के अंदर आयंस कन्वर्ट हो जाती है, लास्ट क्लास में बात हुई थी, उनकी सॉल्युबिलिटी तो और ज्यादा होती है।
क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट ही तो एक तरह से नॉट एग्जैक्टली रिएक्शन, लेकिन वो टूट गए, डिसोसिएट हो गए या एसोसिएट हो गए उसके मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल NH3HCl बेंजीन के अंदर बहुत कम सॉल्युबल है, लाइट सा सॉल्युबल है, वहां हेनरी लॉ लग जाएगा, क्योंकि बेंजीन के अंदर जाके अमोनिया और HCl टूटते नहीं प्रोटॉन्स में, वो एज इट इज रहते हैं। यानी मैं ये नहीं कह सकती कि अमोनिया और HCl पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है, नो, अमोनिया और HCl पे हेनरी लॉ तब एप्लीकेबल है जब ये डिसोसिएट ना हो। ये कहां डिसोसिएट नहीं होगा? बेंजीन में। ये बेंजीन में डिसोसिएट नहीं होगा तो आप हेनरी लगाओ इन पे, लेकिन वही HCl और अमोनिया अगर आप वाटर में ले गए, वहां ये फटाक से डिसोसिएट हो जाएगा, तो हेनरी विल नॉट होल्ड गुड हेयर अगेन। उस क्वेश्चन में CO2 के बजाय अगर मैंने HCl और NH3 दिया होता तो भी मेरी चॉइस क्या होनी थी? HCl या NH3, अगर CO2 ना दिया होता। तो ये 3 पॉइंट लास्ट क्लास में नहीं हुए थे। DPP के कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हुए होंगे, टेस्ट के इस क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आई होगी। अभी हेनरी लॉ की DPP नंबर 1 पूरी आप नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ और ऐसे एरियाज हैं जो अभी पढ़ने रहते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन, आइडियल गैस वाले, जो अब धीरे धीरे आपके सामने अगली क्लास में आएगा। आप लोगों से सभी से बात करने के बाद ये डिसीजन हुआ था, आज हम JEE नीट के टॉपिक को कर रहे हैं। तो कुछ लोग आज बहुत पैनिक स्टेट में थे कि हेनरी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अगली क्लास में क्लास से पहले 1 घंटा वही 1 से 2 यहां पर हेनरी की DPP कराई जाएगी, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। फील फ्री टू कम, बट +1 के किसी टॉपिक को +2 के साथ मर्ज मत करिए, राइट? कॉमन टॉपिक है, मैं जितना मर्ज करूं बस उतना करिए। तो आज की डेट में आपको कहा गया था मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इसको लेंगे, थोड़ा पढ़ के आना। जो लोग हेनरी 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 करते आए हैं, पक्का वो पढ़ के नहीं आए। मेरा इशू ये है कि आप लोगों को क्लास में जो इंस्ट्रक्शन दी जाए वो फॉलो करिए। ये आपका करियर का साल है, मजाक नहीं है। यहां आके मत याद दिलाया करो हमको, अरे ये करना था या हमें याद दिलाना पड़े। गेट सम सीरियस शूज ऑन, कि आपको क्लास में आने से 1 दिन पहले पता होना चाहिए आज मोलैरिटी मोलैलिटी की होगी। मैं एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कि आप लोग अपनी पिछले साल की कॉपी लाए होगे, साल की NCERT लाए होगे, लेकिन आप लोगों का जो रूटीन चला हुआ है, आप तो हेनरी की DPP ले आए, हमें ये कराओ। इट मींस लास्ट क्लास के 10 मिनट का जो डिस्कशन था वो 0 कर दिया। नेक्स्ट टाइम से +1 के किसी टॉपिक की रिवीजन होगी, मैं 1 दिन पहले आपसे बात करूंगी। अगले दिन अगर आप लोग उस टॉपिक की अपनी पिछले साल की कॉपी NCERT नहीं लाते हैं, यू आर इंसल्टिंग योर गोल्स, नॉट माई क्लास। आप जो फॉर्म भरेंगे उसकी इंसल्ट होगी ये, कि आपको मौका दिया जाता है तो भी आप उस जगह नहीं आते। तो अगली क्लास से जब भी +1 का कोई टॉपिक रिवाइज होगा, बी लिटिल सीरियस। तो आज आप इस टॉपिक को जो मेरा अब मैं शुरू कर रही हूं JEE और नीट के लिए, टिल जनवरी में क्लोज करूंगी। आपको कहीं दिक्कत आएगी तो आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं आपको अलग से मैनेज करा दूंगी, लेकिन आएगी नहीं ये मेरी आज की क्लास इंश्योर करेगी कि इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक। बिंदास आप पास्ट ईयर उठाइए, कंसंट्रेशन के कोई मर्जी JEE नीट के क्वेश्चन कर लीजिए, नहीं होए तो मेरे को रिपोर्ट करिए। अब मैं आपके पास क्या ले रही हूं, NCERT के हिसाब से चैप्टर सॉल्यूशन का जो टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स, इस 12th के चैप्टर का। तो मैं NCERT पे शिफ्ट हूं, उससे पहले मैं सारा वो करा दूं जो +1 में ऑलरेडी ये रिपीट है पूरा। तो अगर +1 मेरे को पूरी आती है इसकी, तो मेरे लिए वो भी स्कोर हो गया कि यस वहां भी हो गई, यहां भी हो गई। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में पहली वो टर्म ले रही हूं जो हमारी थोड़ी सी ट्रबलसम होती है, मैं मोलैरिटी मोलैलिटी लास्ट में लूंगी। तो जो भी कोई अगर NCERT वाला बालक है तो वो अभी अपनी हेनरी लॉ की DPP बेशक कर ले, नॉर्मेलिटी की स्पेलिंग तक नहीं है NCERT में दोनों साल। तो सबसे पहले मैंने यहां पर इसको चूज किया, नॉर्मेलिटी को। व्हाट डू आई मीन, पहले तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है ये क्रिस्टल क्लियर समझ लो, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट करना है आज। किसी ने +1 में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। मैं पूछ ही नहीं रही आपसे, मैं सिर्फ बता रही हूं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कोई चीज कितनी डिसॉल्व है। और कंसंट्रेशन, सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है, उसको रिपेयर करिए। कंसंट्रेशन सिर्फ सोल्यूट का रिपोर्ट होता है, सॉल्वेंट का कभी नहीं होता। मैं नॉर्मेलिटी बोलूं, मैं मोलैरिटी बोलूं, मैं मोलैलिटी बोलूं, मैं परसेंटेज बोलूं, मैं PPM बोलूं, सबकी सबका मतलब है जो रिपोर्ट की गई वैल्यू है वो सिर्फ सोल्यूट की है, कि जो चीज डाली जा रही है। तो अब कंफ्यूज मत होना, ये सोल्यूट था कि सॉल्वेंट हमें नहीं पता। कि बेंजीन में क्लोरोफॉर्म डाला है हमने, तो बेंजीन में क्लोरोफॉर्म डाला है, तो इसका मतलब क्या? क्लोरोफॉर्म इज अ सोल्यूट, जो आपको कॉन्सेंट्रेशन दी होगी वो क्लोरोफॉर्म की दी होगी।
तो उस हिसाब से चलें तो कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के नॉर्मली 5 तरीके हैं जो पांचों आज लिए जाएंगे। फर्स्ट, मैं रिवर्स ऑर्डर में ले रही हूँ। फर्स्ट ले रही हूँ नॉर्मेलिटी, देन मोलैरिटी, देन मोलैलिटी, लास्ट में मैं लूंगी आपका परसेंटेज और पीपीएम। एनसीईआरटी में जस्ट रिवर्स है। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी का मतलब समझते हैं क्या होता है। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है बजाय नंबर ऑफ मोल्स के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब सबसे पहले मुद्दा आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है। अगर मैं बहुत ही अपने पुराने +1 की अंडरस्टैंडिंग पे जाऊं तो सबको इतना याद आ जाता है, मोलैरिटी होती है जी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ठीक है, हम नंबर ऑफ मोल्स के काफी आदी होते हैं क्योंकि मोलैलिटी में भी ऊपर वही आता है। बट अब आप उस नंबर ऑफ मोल से बाहर निकलो, इसीलिए पहली स्लाइड ये ली है, पहला टॉपिक ये लिया। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अगर आपसे इन क्वेश्चंस में गलती होगी तो नॉर्मेलिटी में ही होगी, मोलैरिटी में आप नहीं करोगे। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, इसको आज दोबारा शुरू से समझते। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था, मास गिवन इन ग्राम्स बाय मोलर मास। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, मास गिवन इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय नॉट मॉलिक्यूलर मास बट इक्विवेलेंट मास। मैं अभी आज ये मान के चलूंगी मेरी क्लास में किसी को पता ही नहीं है इक्विवेलेंट मास क्या होता है, और मोलर मास सबको पता है। इक्विवेलेंट मास मेरी क्लास में किसी को नहीं पता, मैं ये मान के पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मेरी समस्या आती है, फॉर्मूला तो आ गया, मुझे पहले आप ये समझाओ, फिर ये समझाओ, फिर हम क्वेश्चंस करें। तो मेरी सबसे पहली इशू है, व्हाट डू आई मीन बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो समझते हैं। इक्विवेलेंट मास इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी, मोलर मास इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी। मैं अभी आपको कहूं सल्फ्यूरिक एसिड, सब फटाफट निकाल देंगे, सल्फर का इतना, ऑक्सीजन का इतना, हाइड्रोजन का कितना, 98 होता है इसका मोलर मास। यूरिया का पूछूंगी निकाल के दे दोगे 60, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन यही है उसके अंदर जो मेरे पास, नाइट्रोजन इनके फिक्स्ड हैं। आप एल्जेब्रिक सम दोगे और मुझे आ जाएगा। तो मोलर मास से बाहर निकले अब हम। मोलर मास से जस्ट उल्टा है इक्विवेलेंट मास, ये कभी फिक्स नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, चेक। आप कोई भी एसिड ले आओगे, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास मेरे को पता है, क्वेश्चन में गिवन होगा, पता तो छोड़ो 98, लेकिन उसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर होगा नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल प्रोटॉन। कोई भी एसिड का इक्विवेलेंट मास आपको इस बात से पता चलेगा कि उसमें डिस्प्लेसेबल प्रोटॉन्स कितने हैं। अब यहाँ पे हमें घुट जाता है अच्छे से, भाई सल्फ्यूरिक एसिड में तो 2 डिस्प्लेसेबल प्रोटॉन्स हैं, एवरीबॉडी नोज कि सल्फ्यूरिक एसिड में आप इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, मोलर मास दैट इज 98 डिवाइडेड बाय 2। और इतनी आदत हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड देखा नहीं कि उसका इक्विवेलेंट वेट बिना कैलकुलेट किए 49 रख दिया। बट अवेयर, इक्विवेलेंट वेट कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये डिपेंड करती है। अगर मैं अभी आपको एक रिएक्शन दे दूं, आपको बहुत मिलेगा एडवांस के पेपर्स में, ये H2SO4, H2SO4 को एक क्वेश्चन देंगे आपको, H2SO4 को NaOH के साथ रिएक्ट कराया और फॉर फर्स्ट इंस्टेंट ये बना NaHSO4 प्लस वाटर। मैं भी आपके सामने स्लाइड पूरी ऊपर करके दिखाती हूँ। ये मेरे को ये मिला और मेरे से पूछा जाएगा इन द फॉलोइंग रिएक्शन H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। H2SO4 बचपन से याद है जी, 11 से याद है, 2 डिस्प्लेसेबल H है, 98 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 49। लेकिन यहां पर इस रिएक्शन में H2SO4 ने कितने H डिस्प्लेस किए, 1। तो यहां इसका मोलर मास इक्विवेलेंट मास के बराबर है। तो अपनी याददाश्त पे भरोसा नहीं रखेंगे, इस पे देखेंगे केस क्या दिया है। यूजुअली सोडियम का सॉल्ट दे देते हैं, सोडियम बाइसल्फेट, यूं भी नहीं देंगे क्योंकि यूं देने में दिख रहा है आपको। सोडियम बाइसल्फेट बना, इस रिएक्शन में फला फला ये किया, टाइट्रेट किया, बताइए। तो उसमें आपको क्या मिला, यहाँ पर इसका एन फैक्टर 1 मिला, 2 डिस्प्लेसेबल H होने के बावजूद भी। क्लियर है सबको ये बात। तो इक्विवेलेंट वेट हमेशा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। सेम गोज H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड,
ये इस पे अभी मैं क्वेश्चंस लूंगी तो इनके नाम भी थोड़े थोड़े याद कराऊंगी, सारे आज नहीं। इसका एन फैक्टर 3 है। आपको कैसे पता चले किसका एन फैक्टर क्या है, ये थोड़ी सी और लंबी जर्नी है। पी ब्लॉक आएगा तब आपको पता चलेगा, अभी हम याद कराते रहेंगे। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में 4 H हैं, लेकिन डिस्प्लेसेबल H सिर्फ एक है। वही H डिस्प्लेस होता है जो O के साथ लगा होता है। बाकी कोई H, कितने भी H बना के दे दो, बेंजीन में 6 H है, लेकिन बेंजीन में एक भी H O के साथ नहीं जुड़ा, तो वही H डिस्प्लेसेबल काउंट करिए। फर्स्ट हिंट दे रही हूं और ये बहुत काम आएगी। जो O के साथ जुड़ा है वही डिस्प्लेसेबल है। तो एसिटिक एसिड में एन फैक्टर क्या होगा? ऑक्सैलिक एसिड। अगर आज के मेरे टेस्ट में ऑक्सैलिक एसिड पे क्वेश्चन आया और आप उसका फॉर्मूला नहीं पूछ सकते, +1 का मुझे आज भी याद है, आप ही का बैच हर साल होता है वैसे तो, शुरू के 1-2 डीपीपी के अंदर ही नंबर ऑफ मोल्स निकालने में मैं ऑक्सैलिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स मांगती हूँ और ब्रैकेट में फॉर्मूला देती हूँ कि मोलर मास तुम खुद निकालो। तो उस वक्त मेरे को ब्रैकेट में फॉर्मूला देना पड़ता है और हर बार बोलती हूँ 12th में आते आते फॉर्मूला देना बंद हो जाएगा। अब अगर आप पास्ट ईयर्स देखोगे तो आपको ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला नहीं देंगे, +1 में शुरू में देना पड़ता है। तो ऑक्सैलिक एसिड मतलब COOH, COOH। जब कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेंगे 12th में वैसे ही याद हो जाना है। लेकिन एक गलती होती है, डॉट 2H2O हर कोई भूल जाता है। और मोलर मास गलत, मोलर मास गलत तो क्या मोलैरिटी, क्या नॉर्मेलिटी, क्या मोलैलिटी, सब गलत। तो इसका मोलर मास निकालते वक्त ध्यान रखिएगा डॉट 2H2O होता है। मैं मोलर मास निकलवा नहीं रही बट गलती बता रही हूं। इसका एन फैक्टर कितना होगा? वाटर एसिड नहीं है, कहने को इसमें HO के साथ है बट इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट इज नॉट एसिड। तो इसके अंदर डिस्प्लेसेबल H कितने हैं? 2। दैट्स वाई इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। तो अभी हम पहली लड़ाई लड़ रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, फिर जाएंगे। नॉर्मेलिटी इज नॉट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इज इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, पहले हम उस पे बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मास, फिर नॉर्मेलिटी पे पहुंचूंगी मैं। तो एसिड्स के लिए ये हुआ, तो बेस के लिए क्या होगा? डिस्प्लेसेबल OH। बेस के लिए इसका रिवर्स होगा। नोटेड एवरीबॉडी? एन फैक्टर मुझे खुद ही बता दो या लिख लो अपनी कॉपी में। एन फैक्टर बताना प्रेशा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या होगा? अरमान, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या होगा? विदित, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर क्या होगा? 3, क्योंकि 3 डिस्प्लेसेबल OH है। तो ध्यान अगर यहां नहीं है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बहुत बहुत फोकस के साथ पढ़ा रही हूं। कोशिश थोड़ी देर और करूंगी, 10-12 मिनट, जो लोग इन्वॉल्व नहीं है उनको किसी बहाने से इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। चांस पूरा है। 3 चैप्टर में टकरा रहा है, कैसे नहीं आएगा? चौथा सोल्यूशन। तो इसके बिना आपको पेपर मिलना मुश्किल है, मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए जो 2-3 लोग इधर उधर उलझे हुए हैं, नहीं देखते बोर्ड पे जब मैं समझा रही हूँ, मैं एक आखिरी 15 मिनट और कोशिश करूंगी, उसके बाद आई विल स्टार्ट इग्नोरिंग देम। जो देख रहे हैं कर रहे हैं उन्हीं के पास रहूंगी। सो इस तरह से इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 3, इसका एन फैक्टर 2। इसमें एक बहुत पॉपुलर केस है जो अक्सर लोगों से गलत होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग है और मॉक टेस्ट में खूब मिलने वाला है, खूब मिलने वाला है। BOH होल थ्राइस। अगर तो मैंने किसी क्वेश्चन में BOH होल थ्राइस दे दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसका एन फैक्टर 3 है। इसी को मैंने अगर ये दे दिया, देखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पेश करने का तरीका ऐसा, ये तुमको एसिड लगेगा, ये तुमको बेस लगेगा। फिर बात आती है फर्क क्या पड़ता है, एन फैक्टर तो दोनों में ही 3 आ रहा है। हमें तो आप नॉर्मेलिटी पूछ रहे हो, हम क्यों जाने सही क्या है? इसमें 3 OH नजर आ रहे हैं, इसमें 3 H नजर आ रहे हैं, मेरे नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन तो पूरा हो जाएगा। दोनों ही गलत हैं, इसका एन फैक्टर 3 होता ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है? बोरिक एसिड। और जब मैंने +1 में पढ़ा था तो एग्जांपल दिया था, बोरिक एसिड वो है जो कैरम खेलते वक्त एक छोटा सा डाल दो ना तो तैरने लगती हैं उसके कॉइन्स। बड़ी कहानियां सुनाई है मैंने आपको इसके ऊपर, कि बोरिक एसिड एक ऐसा सॉल्ट है जिसका आप गेहूं के दाने के बराबर अगर आपने डाल दिया ना कैरम बोर्ड पर, आधा घंटा लगेगा उसको नॉर्मल करने पे, आपका स्ट्राइकर नहीं टिकेगा स्ट्राइकिंग लाइन पे, तैरने लगती है। ये इतना ज्यादा स्लिपरी होता है, इतना अच्छा लुब्रिकेंट है ये।
तो बोरिक एसिड को अगर आप देखें उसका एन फैक्टर ना 3 होगा, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे। पहली बात तो लिख कैसे भी नहीं है, हमें पता होना चाहिए एसिड है। इसका एन फैक्टर 3 क्यों नहीं है? फिर अगर जो भी है तो क्या है, ये स्पेशली नोट करिए आप, इसका एन फैक्टर है 1। और एन फैक्टर 1 इसीलिए क्योंकि ये इतना वीक एसिड है। जो समझना चाहेंगे मेरी स्पीड के साथ समझ लेंगे, जो समझना नहीं चाहेंगे उनको मैं जबरदस्ती नहीं समझा पाऊंगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिवीजन सेशंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आज ये स्टैंडर्ड सेट कर रही हूं। H3BO3 को अगर आप वाटर में डालते हैं तो होता क्या है? बोरोन का यहाँ पर सिर्फ 3 बॉन्ड बने हुए, सिक्सटेट बना हुआ है, ऑक्टेट पूरा ही नहीं है बोरोन का। बोरोन ने यहाँ पर क्या कर रखा है, 3 OH के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। तो बोरोन का तो सिक्सटेट है, ऑक्टेट ही नहीं पूरा है। तो ये अपना H और O तो बाद में देखेगा, ये पहले देखेगा मेरे आसपास तुमने वाटर दिया है, ओके, इस वाटर से मैं एक OH नेगेटिव बॉन्ड उधार ले लेता हूं, मुझे मेरा ऑक्टेट पूरा करना है। तो जब बोरोन अपना ऑक्टेट पूरा करने पे आया तो उसने क्या किया, BOH होल 4 नेगेटिव, चेक, फॉर्मूला सेम है। एक OH इसने इससे उधार ले लिया, वाटर से, वाटर को ही तोड़ दिया। जब वाटर से एक OH उधार ले लिया तो क्या बचेगा, यानी ये मोनोप्रोटिक है। ये एक ऐसा एसिड है जो सिर्फ एक प्रोटॉन रिलीज करता है, वो भी अपना नहीं, वाटर का। तो डिस्प्लेसेबल H तो इसमें 1 ही है, वो भी ये अपना नहीं दे रहा है, ये वाटर का दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके पास असर्शन रीजन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस में आता है। बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, व्हाई? मोनोप्रोटिक एसिड, व्हाई? वीक एसिड इसलिए कि अपना तो दे भी नहीं रहा, वाटर जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ के उसका दे रहा है। सेकेंड पॉइंट, व्हाई इट इज मोनोप्रोटिक, क्योंकि एक ही वाटर से इसको एक ही OH चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसकी वजह से एक H+ रिलीज होता है। सो यहां पर ये क्वेश्चन अपने आप आपका कवर हो गया कि बोरिक एसिड के एन फैक्टर के थ्रू उसका सब इंटरेस्टिंग फीचर मैंने उठा लिया। एनीबडी वांट टू नोट इट, कैन नोट इट कि बोरिक एसिड मोनोप्रोटिक क्यों है, जबकि उसका फॉर्मूला देख के लगता है H3, यानी उस पे 3 हाइड्रोजन हैं जो डिस्प्लेसेबल हैं। क्लियर मान्या, अरीवा, स्नेहा, क्लियर? यस मैम। एसिड और बेस की लड़ाई तो हो गई। सॉल्ट सबसे आसान, हर वो चीज जो एसिड या बेस है वहां तो मेरे को फिर भी सोचना पड़ेगा ये मोनोप्रोटिक है, डायप्रोटिक है। एक बोरिक एसिड के अलावा कोई नहीं आपके लिए स्पेशल केस आता, तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो इसमें निश्चिंत रहना, जो आज मैं बता रही हूं उससे बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत देर लगी है मेरे को ये प्लान करने में कि आज क्या कराना है कि सब कुछ कवर हो जाए, और लगे भी 1-1.5 घंटा। तो उसके बाद आ जाता है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है सॉल्ट में। जिसको देख के मेरे को पता है ना ये एसिड है ना ये बेस है, एक कैटायन एनायन पड़े हैं बस। ये सारे सॉल्ट हैं, आयोनिक। मेटल के जितने भी आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कंपाउंड्स के, सब आयोनिक होते हैं, उन सबको सॉल्ट्स बोलते हैं। चाहे वो कॉपर का हो, जिंक का हो, सोडियम का हो, पोटेशियम का हो, सब आयोनिक होते हैं। और आयोनिक को ही सॉल्ट बोला जाता है। अब कभी भी आप देखना बोलते वक्त, आयोनिक कंपाउंड्स बोलते वक्त हम अटकते हैं, रुकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स मतलब देखो, कंपाउंड होता है जो कोवेलेंट बॉन्ड से चीजें जुड़े उनके लिए, दो एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसके छोटे पार्ट को कंपाउंड बोलते हैं। आयोनिक के बाद कभी कंपाउंड मत बोलना, आयोनिक के बाद क्या बोलना, सॉल्ट्स, आयोनिक सॉल्ट्स। ठीक है, आयनिक के बाद कंपाउंड बोलना कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। सो ये सारे सॉल्ट्स, कोई भी सॉल्ट मैं आपको दे दूं उसका चुपचाप मोलर मास लिखो। एक्चुअली आयोनिक सॉल्ट्स का मोलर मास भी गलत है वर्ड, क्या होना चाहिए, मोलर क्या होता है, मॉलिक्यूल। आयनिक का कब से मॉलिक्यूल हो गया, उसके लिए वर्ड होता है फॉर्मूला मास। मोलर मास नहीं, फॉर्मूला मास, एक फॉर्मूले का मास। NaCl का मास होगा, एक Na और एक Cl का मास। माधव गर्दन को सहारा मत दो, ये पहला सिम्टम है नींद लाने का। जिसको नींद ना आ रही हो वो गर्दन पे हाथ रख ले, ऊपर से सामने लोरी सुनाई जा रही हो, डेडली कॉम्बो है, AC के और नीचे बैठ गए हो तुम। ठीक है, सो फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज टोटल कितना है, आई होप मुझे पता है, +2, सल्फेट पे -2, कॉपर पे +2, सिल्वर नाइट्रेट में टोटल पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम क्लोराइड पे टोटल पॉजिटिव चार्ज 2+,
बहुत जगह ये चीज आपको बचाएगी। तो मैंने इजी इजी एग्जांपल ले लिए, टफ तो हम अपने तरीके से अलग तरह से लाएंगे। कि मैंने कोई लंबा चौड़ा केस उठा लिया, तो आपको उसका फॉर्मूला मास के बाद उसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये उठा लाई मैं, सॉरी, ये उठा लाई मैं। अब इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? 2 पोटेशियम 1 मैग्नीशियम, 4। टोटल पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये। उस वक्त ये मत सोचना मैग्नीशियम का लगाएंगे कि पोटेशियम का, टोटल। ऐसे केसेस 12th के भी चैप्टर्स में आने हैं। मोहर सॉल्ट शायद आप लैब में भी सुने, डबल सॉल्ट, फिटकरी सुनते होंगे डे टू डे लाइफ में, एलम्स, ठीक है, वो सारे ऐसे ही होते हैं, उसमें 2-3 कैटायंस होते हैं। तो वहां ये आएगा केस, तो आप अपने आप पकड़ लेंगे। सो अंडरस्टूड अबाउट दिस। इक्विवेलेंट वेट पे मेरी फाइट खत्म हुई। अब मैं वापस नॉर्मेलिटी पे आती कि इक्विवेलेंट वेट नहीं, एक आधी फाइट और है अभी। ये हिस्सा अगर आपको क्लियर हो तो मैं आगे जा सकती हूँ। एक और जगह मेरे को इक्विवेलेंट वेट चाहिए, चैप्टर रेडॉक्स +1। पहले तो हम क्या करते थे, उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना। वो इस साल इतना आना है, इतना आना है कि आपको रेडॉक्स रिवाइज ही नहीं करना पड़ेगा। डोंट काउंट दैट चैप्टर इन क्लास 11, इट इज ऑटोमेटिकली इन क्लास 12। बहुत आना है रेडॉक्स, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू होना है, वो सारा रेडॉक्स ही है। वो सेल, वो सॉल्ट ब्रिज, वो ई नॉट, वो सब दोबारा आएगा, आपके बोर्ड का सिलेबस है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता था एज पर माई इंफॉर्मेशन ऑफ क्लास 11, अगर किसी को नहीं आता तो उसके लिए बता रही हूं। हर वो चीज जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन की। मैं आज अगर पूछने लग गई तो क्लास हो नहीं पाएगी, क्योंकि मुझे पता है आपको काफी कुछ आता है। मेरे तरीके से जाइए, क्योंकि मैं आपका टॉपिक क्लोज कर रही हूं आज। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे। लेकिन मुझे तो यही नहीं पता ऑक्सीडाइज करना क्या होता है। ऑक्सीडाइज करना होता है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। इफ यू आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, यू आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। आप इलेक्ट्रॉन्स फेंक रहे हो, छोड़ रहे हो, रिलीज कर रहे हो, लूज कर रहे हो, आप ऑक्सीडाइज हो रहे हो। और मैं अगर उस काम के लिए आपको मजबूर कर रही हूं, तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। मैं आपसे इलेक्ट्रॉन्स मांग रही हूं, आपको देने पड़ रहे हैं। आपका हुआ ऑक्सीडेशन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, मेरा हुआ रिडक्शन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का गेन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इक्विवेलेंट वेट के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। सो प्रिया, KMnO4 में याद है पिछले साल से कुछ कि KMnO4 हम बैलेंसिंग बहुत किया करते थे। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। निकाल के आराम से दो, जल्दी नहीं है। हाथ बांध के बैठ रही हो, तुम भी पंखे के नीचे हो, और तुम्हें भी पता है मैंने तुम्हारा नाम क्यों लिया है। 5 मिनट और ना लेती तो तुमने बस गहरी नींद में हो जाना था। और तुम्हारी से मेरी यही कंप्लेन है, दैट वेरी फर्स्ट डे डोंट फील स्लीपी इन माई क्लास। और अगर अभी भी लगेगा तो आगे आ जाना, बट ये मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग है जी। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। तो ये अगर मेरे को रेडॉक्स में +7 निकालना आ गया, बस इतना चाहिए रेडॉक्स मेरे को 12th में, कि +7 कैसे आया ये आना चाहिए। किसी को अभी भी लगे नहीं आता, क्लास के बाद रुकिएगा। तो मैंगनीज के ऊपर चार्ज क्या आया? +7। मैं आपसे क्या पूछ रही हूं, अगर KMnO4 किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व है एंड लीडिंग टू दिस, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहां पर? +4। आता है ये +4 कैसे? किसी को नहीं आता, और न्यू स्टूडेंट्स मेरे को आज क्लास के एंड में बता के जाएंगे, 5 मिनट लगेंगे, मेरे साथ बैठ जाना। So manganese की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। इफ आई एम गिविंग यू दिस कंडीशन, अगर KMnO4 रिएक्ट करके ऐसे बिहेव कर रहा है, इसका इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो क्या बताएंगे? मोलर मास या फॉर्मूला मास अगर आयोनिक है तो, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3। ये पार्ट 12th की NCERT में आएगा, बोर्ड में आपको उड़ेलना होता है ये पार्ट, D&F ब्लॉक, जहां पर पोटेशियम पर मैंगनेट का पूरा प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन सिलेबस में। तो वहां फिर देखेंगे हम। तो अगर मेरे को कोई बता दे कि KMnO4 क्या कर रहा है, दिखा दे, तब तो मैं इक्विवेलेंट वेट निकाल सकती हूँ। बस यही काम है आपका। तो इसका इक्विवेलेंट वेट इतना, यहाँ K2Cr2O7 में प्रभव क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6।
इसकी +6 है और देख के एल्जेब्रिक मेथड से निकल रही होगी, इसकी +3 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग? 3। तो इसका भी इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 3। डिट्टो सेम फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे को सिर्फ एक चीज ढूंढनी आनी चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, तब मैं आपको मोलर मास और इक्विवेलेंट मास में कॉन्फिडेंट लग सकती हूँ, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हो। तो बाकी का मैं क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगी। बहुत ज्यादा पढ़ाऊं तो एक के बाद लोग लुढ़कने लगेंगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग, बट हो रहा है ऐसा। सो अब मैं बाकी का आपको क्वेश्चंस के थ्रू पहुंचाना चाहूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट और वो सारी टर्म्स का इस्तेमाल मैं करूंगी। 45 ग्राम ऑफ H2SO4, और आप अगर पास्ट ईयर निकाल लो ना, आप देखोगे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा अगर आया है H2SO4 पे आया है, क्योंकि इसमें हम कॉन्फिडेंट होते हैं, गलत शब्द यूज कर रही हूं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इसी में हम गलती करते हैं, टफ तो दे नहीं सकते। तो हमें ये पता है बच्चा इसमें तो ओवर कॉन्फिडेंट आया होगा, ये इसी में गलती होगी। तो अब समझिए क्या गलती होती है, धीरे धीरे अभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, मैं भी वेट करूंगी क्लास के एंड तक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, तभी मेरे टेस्ट का फायदा है। तो 45 ग्राम ऑफ H2SO4 250 ml सोल्यूशन में डाला, मेरे को नॉर्मेलिटी मांगी। तो नॉर्मेलिटी मांगी, तो नॉर्मेलिटी में मेरे को क्या करना है, हाउ मच ग्राम्स आई एम बीइंग गिवन, 45 ग्राम्स, पहले तो वो पुट करूंगी, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एक लास्ट बार, नॉर्मेलिटी क्या थी? नॉर्मेलिटी थी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मुझे इस टर्म की आदत भी चाहिए आपकी, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट्स, हाउ मेनी मोल्स की तो होगी, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट्स की भी आदत चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय volume in liters. But what do I mean by number of gram equivalents? Number of gram equivalents का मतलब है mass given divided by equivalent mass या equivalent weight. तो अब मैंने न्यूमरेटर में ग्राम इक्विवेलेंट की जगह सीधे क्या लिख दिया, 45 गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, पता नहीं भी वो सोचते हैं वो कितना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां पर इक्विवेलेंट मास कितना होगा एवरीवन, प्रेशा करो कोशिश, मान्य। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा सल्फ्यूरिक एसिड का? 49, क्योंकि मोलर मास यूजुअली क्वेश्चन में गिवन होगा, हम देंगे आपको, नहीं तो आप निकाल भी लोगे, ना गिवन हो तो मुझसे पूछ लेना, अगर आज के टेस्ट में ना दिया हो, वो दिया जाता है। तो H2SO4 का मोलर मास कितना है? 98, उसको 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 49। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं हमसे गलती होगी। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 250 ml, हमें पता है इसको किस में करना होता है, लीटर्स में। आ गई नॉर्मेलिटी। सिंपल फॉर्मूला यूसेज कराने के लिए क्वेश्चन दे दिया कि एक बार आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जब भी मैं बोलूं आज के बाद पता रहे मैं क्या बात कर रही हूं। काउंटर पार्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का ही दूसरा काउंटर है ये, ठीक है, क्लियर इतना? चलो जी, ये क्वेश्चन ऊपर वाला हो गया। ये नीचे वाला क्वेश्चन मैं एक बार करवाना चाह रही हूं, ताकि आपको हमेशा के लिए इस शॉर्टकट की आदत पड़ जाए कि ऐसे क्वेश्चन देखते ही क्या करना है। इससे लंबा क्वेश्चन नहीं आ रहा इस पे जेई नीट में, इससे लंबा नहीं आ रहा। कॉम्प्लिकेशन क्या कर देते, 4 जो ऑप्शन दे देते हैं वो बड़ी इनडायरेक्ट दे देते हैं। तो पहले हम सिंपल पे आते हैं। मेरे से पूछा गया आप नॉर्मेलिटी निकालो, ऊपर क्या था आपको दे दिया जी इतने ग्राम H2SO4 है, इतने ml में नॉर्मेलिटी निकालो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स आते ऐसे हैं, पढ़ाइए जाते हैं। अब क्या मतलब है इसका, नॉर्मेलिटी निकालिए 10% H2SO4 सॉल्यूशन की। परसेंटेज पे हम पहले भी खूब बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आज मैं फिर 0 से बात करूं, 10% का मतलब क्या होता है, 100 में 10%, मतलब सेंचुरी, 100 में 10। तो मुझे पता है इट इज 10 समथिंग 10 इन 100। 10% का शॉर्टकट में ये मतलब लेना, ताम झाम में मत फंसना, बहुत सिंपल लेमैन भाषा। आगे दे दिया वेट बाय वॉल्यूम, जो पहले लिखा है वो ग्राम्स में, जो बाद में लिखा है वो वॉल्यूम में। तो ये ग्राम्स में है, तो ये आपके इस साल के क्लास 12th के एनसीईआरटी के फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस में है। सो अक्षित, मेरे को आपका फोकस पूरा चाहिए होगा। सो पहले क्या चीज लिखी है, W, पहले क्या चीज लिखा है, सोल्यूट। आपको बताया मैंने, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की बताई जाती है। तो 10 ग्राम सोल्यूट मौजूद था 100 ml सोल्यूशन में।
इसको किसी के भी कहने पे चेंज मत करना, इस तरीके को इसी तरह से टुकड़ा बनाओगे, कभी एटलीस्ट क्वेश्चन समझने में गलती नहीं होगी, करने में जो होगी वो अलग बात है, क्वेश्चन समझने में गलती नहीं होगी। पहली लड़ाई तो हम वही लड़ रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ जाए हमको, ठीक है। अब मेरे से पूछा क्या है, 10 ग्राम H2SO4 100 ml के अंदर है, निकालो नॉर्मेलिटी। अब मैं नॉर्मेलिटी निकालने के लिए फिर से क्या करूंगी, फॉर्मूला की आदत। ऊपर क्या लिखना होता है, मास कितना, 10 ग्राम दिख ही रहा है, 10 ग्राम है, डिवाइडेड बाय, अब इक्विवेलेंट वेट तो याद हो गया, 49 अलग से निकाल लिया करो इक्विवेलेंट वेट। किसी को लगे कि मैं फास्ट कर रही हूं या मेरे को तो स्लो ही करना है, मैं इक्विवेलेंट वेट हर बार निकालूंगी क्योंकि गलती होती है, तो निकाल लेना। वॉल्यूम कितना, इससे ऊपर की कैलकुलेशन अगर जेई नीट में मिल जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस, इससे ऊपर की कैलकुलेशन मिल जाए तो जरूर बताना। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है जब आप जेई देने जाते हो, लोड, मेंटल प्रेशर, बैकलॉग, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, और उसकी वजह से नर्वस। इससे ऊपर का नहीं मिल रहा मेरे को, मैंने काफी देर इतनी मोटी किताब में पास्ट ईयर की ले रखी है, खोजा कि इससे ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है क्या, लेकिन क्या डिफिकल्टी वो भी दिखाती हूं मैं, लेकिन कैलकुलेशन यही आती है। तो आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी, एवरीवन निकल जाएगी, मैं इस कैलकुलेशन के चक्कर में तो ना पड़ू, मल्टीप्लाई डिवाइड जान भी हो जाएगा। आगे चले तो ये मैंने बड़ा सिंपल आपसे नॉर्मेलिटी का सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं नॉर्मेलिटी पे। समस्या ये क्वेश्चन है जो आया है, आएगा, और वो समस्या क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मुझे नहीं आता, सल्फ्यूरिक एसिड बचपन से याद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड याद है, चलो ऑक्जेलिक भी मेरे प्रेशर में याद हो गया। समस्या आती है कोई उस वक्त ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बता दे, इस वक्त होती है फ्रस्ट्रेशन कि मैंने कितनी बार नॉर्मेलिटी, अगर +1 की बात करूं तो आपने अपने लाइफ के 3-4 दिन तो लगाए होंगे मोलारिटी नॉर्मेलिटी को समझने में, M1V1 M2V2 सारा करने में, फिर आपने रिवाइज भी किया, हमारी 2-4 बार झाड़ भी खाई, टेस्ट भी लिया, उसमें भी एम्बेरस हुए। सब करने के बाद हमें पता होता है अब हम क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन कहाँ अड़ते हैं, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड नहीं पता था, खत्म, मेरा पूरा टॉपिक खत्म। तो इस पे अड़ रहे हैं बच्चे, बच्चे बाकी चीजों पे नहीं अड़ रहे हैं। आप जैसे सब बच्चे ये कर पाएंगे। दूसरा ट्रैप मैंने लिखा है, ये डेंसिटी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमें यही नहीं पता होता, और आपकी गलती नहीं है, बताया भी नहीं जाता इस तरीके से कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी एक ही बात होती है। हम वो परेशानी बनती है कि किसी ने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला भी दे दिया, छोड़ो, हमें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, ये तो पता नहीं केमिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये तो पता नहीं क्या टर्म आ गई, और उस वक्त मेरे -1 का डर है, मैं क्वेश्चन छोड़ूंगी, ऑफ कोर्स छोड़ूंगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैंने यहां डेंसिटी लिखा है, जेई नीट में लिखा नहीं मिलेगा। अब मेरे पास ये क्वेश्चन आया तो मैं कैसे करूंगी, ये भी मेरे साथ पूरा समझिए, फिर डीपीपी पे शिफ्ट होंगे जल्दी। सबसे पहले मैंने अपना डर खत्म किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरे को आता है, डेंसिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम में मास मुझे पता नहीं, या जो भी है, मतलब देखते हैं क्या है। मुझे इतना पता है नॉर्मेलिटी मांगी गई है, 70% बाय वेट है, और मेरे को सिर्फ डेंसिटी दी गई है। तो पहले तो मैं इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो गिवन है ना पहले उसे खोल के रख लो, वरना ऐसे क्वेश्चन को देख के हम सिर्फ डरते हैं और सोचते हैं कोई और है क्या, इसके बदले पहले वो कर लेते हैं, यूजुअली ऐसे को लास्ट के लिए रखते हैं आप। मेरे यहां पर होने वाले सभी टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, अपने डर को हराने के लिए पहले ऐसे क्वेश्चन लेना, कोई बात नहीं एक टेस्ट में नंबर कम आने देना, एटीट्यूड वही लाओ कि मेरे को करना है इसको, जब तक ऑप्शन ना दिया जाए कि छोड़ ही दो। तो अब मैंने इसको अपने लिए कैसे समझा, मेरा डर मैंने कैसे कैसे खत्म किया, पहले तो डेंसिटी लिखती हूँ क्या है। डेंसिटी मेरे पास है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने क्यों 1000 ml ले लिया, ये एक वॉल्यूम है जो मेरे को पता है आगे पर लीटर होता है बहुत सी चीजों में, मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में, सब में नीचे क्या है, वॉल्यूम पर लीटर। तो सबसे पहली सीख मैं यहां देना चाहूंगी, वॉल्यूम आप एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि आपसे फाइनली पूछी क्या है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में नीचे वॉल्यूम कितना लेना है, पर लीटर। तो वॉल्यूम को बिंदास एज्यूम करिए, बहुत से क्वेश्चंस में यूज होगा ये फैक्ट। तो वॉल्यूम मैंने पहले कितना मान लिया, 1 लीटर या 1000 ml। अब मैंने वॉल्यूम ले लिया 1000 ml, डेंसिटी मेरे को दे रखी है एक
नॉन एसआई स्टैंडर्ड तरीका है, डेंसिटी हमेशा ग्राम पर एमएल में दी जाती है हमारे सब्जेक्ट में। तो अंडरस्टूड है, इसकी यूनिट नहीं दी, मैंने 4 बार चेक किया इस क्वेश्चन में, शायद यूनिट दी हो, यूनिट नहीं दी। ऐसा नहीं है कि आप केजी पर लीटर नहीं हैंडल कर सकते थे, बहुत दिक्कत आती है आपको। आपको क्या हैंडल करना चाहिए, आप सेम यूनिट लो ना, ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब एमएल। तो ग्राम पर एमएल लेके मैं तो चल रही हूं। तो मैंने अभी सिंपल क्या किया, मास का मेरे को कोई आइडिया नहीं लग रहा सॉल्यूशन का, मुझे सिर्फ इतना पता है एक सॉल्यूशन मेरे सामने रखे जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है। तो अब मेरे पास आ गया नीचे 1000 ml, ऊपर मास आई हैव नो आइडिया, मुझे ये मिल गया। जब मेरे पास वॉल्यूम है, स्पेसिफिक डेंसिटी है, तो मेरे पास सॉल्यूशन का मास है टोटल, मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा बच्चों। तो मेरे पास सॉल्यूशन का मास कितना आया। इतना करने के बाद मैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ, भाई पूछा क्या है, मेरे को इसके आगे तो समझ ही नहीं आ रहा। जो मैंने नीचे कर रखा है, डोंट चेक दैट। मैं क्वेश्चन लिखते वक्त अपने हिसाब से शॉर्टकट तरीके से, इजी तरीके से सॉल्व करती गई कि बच्चों को क्या आसान लगेगा। तो जो नीचे लिखा है वो मेरे सुनने के बाद देखिएगा। सो जब मेरे को ये पता चल गया, अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन, जो सोल्यूशन मेरे सामने बीकर में रखी है, जिसका नॉर्मेलिटी मेरे को मांगा है, उसका टोटल मास तो मेरे को मिल ही गया। आई एम क्वाइट सक्सेसफुल। उसका टोटल मास कितना है, 1540 ग्राम। जब उसका टोटल मास मेरे पास आ गया, अब मैं पहली लाइन पढ़ने की जहमत करती हूँ। 70% बाय वेट है, उसके अंदर ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, 30% तो उसके अंदर कुछ और है। जो चीज मेरे को सोल्यूट है, कुछ और मतलब वाटर ही होगा, जो भी चीज है सोल्यूट, ये भी तो सोल्यूट बताने, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बताने का तरीका ही था। 70% बाय वेट क्या है, अगर आपको मैं कहूं, आपके पास एक पीडियाट्रिक सिरप है, उसके ऊपर पढ़िए क्या लिखा है, 0.01% एल्कोहल, क्या मतलब है वो बताने का, कॉन्सेंट्रेशन ही तो बता रहे हैं कि ये स्लीप इंड्यूसिंग है। इसके अंदर 0.01% एल्कोहल है। एग्जाम से पहले 2 चम्मच पी मत लेना, खांसी हो रही है तो। सबसे पहले यही होता है कि कफ है और एग्जाम्स है, तो डॉक्टर से, पेरेंट्स से एक ही बात पूछते हैं कि कफ सिर्फ वो दीजिए जिससे स्लीप ना इंड्यूस हो, क्योंकि उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन मेंशन होती है 0.01% एल्कोहल। तो परसेंटेज भी तो एक तरह से कंसंट्रेशन बताने का तरीका है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक काम किया गया, एक तरीके से परसेंटेज बताई गई लेमैन, और दूसरे तरीके से परसेंटेज पूछी गई अ केमिस्ट्री पर्सन। तो एक तरह से यहां पर कंसंट्रेशन टर्म को कन्वर्ट ही करने को बोला है। तो मुझे पता है जी 70% है। 70% का मतलब क्या होता है, टोटल मास कितना था सॉल्यूशन का, तो इसका 70% निकाल लूं, देखना मैंने लिखा बड़ा बड़ा है, कुछ नहीं है ये। मैंने 1540 का 70% निकाल लिया कि इसमें बाकी 30% तो वाटर था, फॉस्फोरिक एसिड तो इसके अंदर सिर्फ 70% था, यानी 1078 ग्राम। अब निकालते हैं नॉर्मेलिटी। उल्टा गई हूं मैं क्वेश्चन में, पहले मैंने डेंसिटी को समझा, फिर मैंने 70% को समझा, फिर मैंने क्वेश्चन को समझा, दैट इज नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, मास डिवाइडेड बाय वही इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो मैंने पहले ही अपनी मर्जी से 1 लीटर एज्यूम कर लिया था, लिख देती हूं यहाँ पे। मास कितना है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का, 1078। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना, बस अब वही स्ट्रगल रह गई। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आज दे रही हूं, जैसे जैसे आप 12th की इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पढ़ेंगे, आपको ये मिल जाएगा। H3PO4, H3PO4 में तीनों H डिस्प्लेसेबल हैं, उसमें 3 H डिस्प्लेसेबल होने की वजह से उसका इक्विवेलेंट वेट ये है, दैट इज 32.6। इसके बाद क्वेश्चन आपसे खुलवाने शुरू करूंगी मैं, इसे नोट करिए, एब्जॉर्ब करिए, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस में से है। आपके मॉक टेस्ट, आपके जितने भी फुल लेंथ टेस्ट होंगे, दिस इज वन पॉपुलर क्वेश्चन फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट +1। इसे एब्जॉर्ब करिए, नोट करिए, समझिए, जो भी करना है। मैं फिर अगले क्वेश्चन पे आऊं, इसके बाद मैं स्लो डाउन करूंगी, आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, वरना बड़े आराम से हो जाएगा। चेक, मैंने मोलर मास तक दे दिया जो वहां दिया, मतलब फॉर्मूला भी दे दिया, मोलर मास भी। अगले फॉर्मूला नहीं देंगे, सिर्फ मोलर मास देंगे, क्योंकि फॉर्मूला देने में तो आप एन फैक्टर खुद ढूंढ लोगे, वो हम देना नहीं चाहते। तो ये फॉर्मूला मेरे सोल्यूशन का हिस्सा है। क्वेश्चन पढ़िए, सोचिए, आंसर दीजिए। 2 मिनट में आपको दे रही हूं। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी का मतलब, डेका का मतलब क्या होता है, डिकेड, 10। डेसी का मतलब क्या होता है, 1/10। अच्छा, सबसे बड़ी गलती आपसे अगर होगी तो ये होगी, इट इज 2 लीटर।
पहला इसमें गच्चा खाते हैं हम, डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, ये नहीं पता होता। डेसीमीटर क्यूब इज दूसरा लीटर। तो फर्स्ट तो मेरा पर्पस था, क्वेश्चन तो मैंने करवाना ही नहीं था, ये मेरे को तो डेसीमीटर क्यूब की लड़ाई लड़नी थी। कोई मेरे से डेसी पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी? डेसी का मतलब होता है 1/10। आई एम परफेक्टली राइट। लेकिन डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर्स। अब ना हम उस स्टेज में तो है नहीं, कन्वर्ट करके दिखाओ ना, मेरे से पूछना। +1 में करके भी दिखाते थे, पूरा काट काट के रेज टू द पावर 3 क्यूब है ये वो। 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। जितना ज्यादा याद रहेगा उतना बोझ कम होगा पुरानी चीजों का। तो दूसरा इसमें इशू था डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मेलिटी मेरे को गिवन है, दैट इज 0.1। 1 नॉर्मल होगा 1। डेसी का क्या मतलब होगा? 1/10। 1/10 का मतलब क्या होगा? 0.1। अब मैं आपको करवाती हूं, मैंने कर ही रखा होगा, मैं खुद ही सॉल्व कर ही रही थी इसको। चेक। नॉर्मेलिटी क्या होगी? ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं? मास गिवन इन ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, पूछा ही मेरे से मास है, तो मास की जगह क्या मैं m लिख दूंगी, और इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ इसका? 63। वो तो मैंने पहले ही इंश्योर कर लिया था। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर्स। और नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है? 1/10। अब इसका निकाल लो क्या हुआ? 12.6। तो पॉइंट यहां पर ये था, जिसको डेसीमीटर क्यूब में इशू था उनकी 10 की पावर्स गड़बड़ आ रही होंगी। मेरा इरादा वही था। और जब चेरी ने डेसी पूछ लिया तो शी गेव मी द अपॉर्चुनिटी कि करवाओ गलत अब। सो डेसी अकेला मत पढ़ना, इसमें डेसीमीटर क्यूब पढ़ना। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन भी। एक और क्वेश्चन आपको दे रही हूं, अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए। ये 2015-16 में आए हैं ऐसे क्वेश्चन, ये ओरल हैं। नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मोलैरिटी। किसी एसिड के लिए एन फैक्टर क्या है? डिस्प्लेसेबल एच। डिस्प्लेसेबल एच बोलते हैं बेसिसिटी। एसिड की ताकत को हमेशा बेसिसिटी में डिस्क्राइब किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज डाई बेसिक एसिड, क्योंकि वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है 2 प्रोटॉन की वजह से। तो मैंने ऐसे याद किया है, कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं, जैसे मर्जी आप याद करो। आपके पास मोलैरिटी है तो नॉर्मेलिटी निकालना सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 2 3 या डिवाइड बाय 2 3 से ऊपर का अफेयर नहीं है। इट्स ओनली हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर मेमोरी। याद का फायदा तो होता है। कई बच्चे मैंने देखे उसी वक्त डिराइव भी कर लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा, नॉर्मेलिटी का लिखा, और उसको इक्वेट कर दिया, वॉल्यूम तो सेम है दोनों का, ये तो सेम है। भाई बड़ा तामझाम है। और एक इधर उधर करने में कुछ गड़बड़ हुई और आपके 2-2.5 मिनट निकले, और आपका पड़ोसी इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में करके अगले पे पहुंच चुका होगा। दैट टू करेक्ट। आई नीड दीज टू। जो तुम लोग हड़बड़ा रहे हो देने में, ये अच्छा है। अगर हड़बड़ा रहे हो तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, 2 बार सोच के देना, तड़ाक से मत देना। मेक अ रूल। तो गिव योर सेल्फ अ पॉज, थिंक एंड देन गिव। 1 मोल 1 लीटर में, डेसीमीटर क्यूब अब नहीं गलत करोगे तुम लोग, अब उस झंझट में फंसे नहीं। वरना ऑन द स्पॉट कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए, पहले तो तुम डेसीमीटर सोचोगे। आज क्यों नहीं हुई गलती तुमसे? क्योंकि अभी अभी बात हो गई डेसीमीटर क्यूब क्या है, गलती तो यहीं करानी थी। वो एन और एम के मल्टीप्लाई थोड़ी कराने थे। तो अब तुम्हें पता है डेसीमीटर क्यूब क्या है? लीटर। तो मोलैरिटी क्या है? 1 मोल इन 1 लीटर, इट इज मोलैरिटी 1। अब मोलैरिटी 1 है, थोड़ी देर पहले मैं तो भाई अपने तरीके पे टिकी रहूंगी। एन फैक्टर क्या होता है H2SO4 का? 2। मोलैरिटी कितनी है? 1। तो नॉर्मेलिटी कितनी हुई? 2। क्लियर सबको ये? अगला मर्जी है करके बताओ, बस सोचो, अपना दिमाग लगाओ, बी क्रिएटिव। मोलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों की कैसे रिलेटेड होंगी? अगर H2SO4 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है M1, HCl की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है M2, क्या दोनों इक्वल होंगी? ट्वाइस ऑफ M1 इज M2, ट्वाइस ऑफ M2 इज M1, whatever. और we cannot comment, data is insufficient। ये बता रही हूं, भाविनी चेक करना। इसकी हुई हाफ मोलर। बस भाई मैं तुम्हारे लिए ही रुकी हूं, मेरे साथ ही रहो। इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 1, क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 होता है।
तो दोनों की मोलैरिटी में जब मैं बात कर रही हूं तो इसकी मोलैरिटी होगी 1 मोलर, इसकी मोलैरिटी होगी हाफ मोलर। दोनों में ये रिलेशन है कि अगर मैं मोलैरिटी ऑफ H2SO4 को 1 मानती, मोलैरिटी ऑफ HCl को 2 मानती, तो ये 2 उधर ले जाती। मतलब जिस तरह से 4 ऑप्शन होते मैं उसी तरह से आपका आंसर देती। रेशो पूछ लिया होता तो क्या करती, रेशो निकाल के दे देती, 2 उधर चला जाता, 1:2, हाफ इज टू 1, वट एवर। तो क्लियर है सबको? दो नॉर्मेलिटी इक्वल है, एग्रीड। मैं उस बात पे ही नहीं आ रही कि नॉर्मेलिटी इक्वल है कि नहीं है। एक सेकंड, क्वेश्चन ही तो वही है, नॉर्मेलिटी सेम होती है तो क्या मोलैरिटी भी सेम होती है? आई कांट कमेंट अनलेस एन फैक्टर इज सेम। लंबा रास्ता क्यों लेना? अच्छा अच्छा, चलो मैं लंबा ले लेती हूँ, चलो ठीक है। तुम्हारा और मेरा जवाब मैच हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं तुम्हारा सुनूं और तुम मेरा सुनो, ठीक है। बट एक जगह पे तो मुझे शांति करनी पड़ेगी ना, कहीं से तो मेरे को रिलेट करना पड़ेगा। पेन मेरे हाथ में है तो मेरे मानना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, क्या H2SO4 की मोलैरिटी हाफ आई, HCl की मोलैरिटी 1 आई? अब क्या इसका रेशो निकालना मुझे बताना चाहिए? अगर आंसर मैच कर रहा है, चेक और आंसर। मैं क्वेश्चन लिखते लिखते गलती से सॉल्व कर गई, आप मत देखना, आपका तरीका शायद मेरे से छोटा हो। आप क्वेश्चन देखो, समझो। मैं गलती से कर गई, इरादा नहीं था, पता नहीं क्यों कर गई। इतना तो कर ही लेंगे बच्चे। पूरा नहीं किया स्टिल, बट इसमें कुछ था ही नहीं ऐसा, सिर्फ इसमें नया था ये। इसमें अब समस्या क्या है, मेरे को बता ही नहीं रखा K2Cr2O7 का फ्यूचर क्या है, व्हाट इट इज डूइंग। तो इसमें अगर मुझे ये नहीं बता रखा तो अब मैं क्या करूं? जब आपका क्लास, अब ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाने से रुकना तो नहीं चाह रही थी, मैं अब आगे तो नहीं डाल सकती थी। जब क्लास 12th का एक चैप्टर आएगा आपके पास, D&F ब्लॉक NCERT, उसमें आपको लर्न करवाया जाएगा K2Cr2O7 एक ही तरीके से ऑक्सीडाइज करता है, सिर्फ अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी और से 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके, बस। तो K2Cr2O7 का एन फैक्टर 6 आपको रटाया जाएगा, याद कराया जाएगा, हाफ इक्वेशन लिखवाई जाएंगी। और वो कहां से आएंगी हाफ इक्वेशन? लास्ट ईयर रेडॉक्स की आपने जो बैलेंसिंग की थी उसमें वो जो एरोज लगाए थे, सिर्फ K2Cr2O7 KMnO4 आपका बहुत बड़ा पार्ट है उस चैप्टर का। तो मैं उस चैप्टर तक का वेट नहीं कर सकती हूँ इसको करने के लिए, वो काफी लास्ट में होता है, क्योंकि लेकिन उसकी ये चीज तो मुझे अभी चाहिए। तो आज के बाद जैसे ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर 2 याद रहेगा, बोरिक एसिड का एन फैक्टर 1 याद रहेगा, वैसे ही K2Cr2O7 का एन फैक्टर 6 के अलावा कभी कुछ होता ही नहीं है, कभी नहीं होगा, वो याद रखिएगा, ठीक है। सो इसमें सिर्फ शायद क्वेश्चन लेने का इरादा यही था, इसका एन फैक्टर मुझे आपको याद कराना है। चेक, डू, कंफर्म द आंसर। क्या पता हम इसमें कोई बेवकूफी करें मल्टीप्लाई शल्टीप्लाई में। ये मैंने टोटल आप पे छोड़ा, और किसी को नहीं आता हो प्लीज रेज हैंड, इसके पीछे का लॉजिक बताने की कोशिश करो, अदरवाइज फॉर्मूला ही याद आ जाए। लेट्स ट्राई। 5/11 कैलकुलेट करो, यही आएगा 5/11। पता नहीं, आ तो रहा है, देखो दो लोग। चलो भाई, 5 ml 1 नॉर्मल, 1 × 5 प्लस 20 ml N/10। नहीं भाई, मैं तो N/2, मैं तो पूरा करूंगी। कोई कहीं भी अटक जाए फिर मेरे को वापस आना पड़ता है। अगर मैंने इधर ml में रखा है तो मैंने उधर भी ml में रखा है, रेस्ट शुड बी योर जॉब। नॉर्मेलिटी आपकी आ जानी चाहिए मिक्सिंग वाले। अब वैसे मैंने लिख लिया, ये क्वेश्चन इतने आसान आने बंद हो गए हैं। ये मेरे को पूरा डाउट है गलती होगी, प्रूव मी रॉन्ग। मेरा अंदाजा ये तुम गलत दोगे। सेकंड, एक सेकंड, मेरे को सिर्फ मोलैरिटी नॉर्मेलिटी चाहिए, दोनों की नहीं चाहिए। रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली, क्वेश्चन पहले पढ़ो। आपको टफ 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 बोल के हम बहुत बेसिक सी चीजों को मुश्किल दे देते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझो। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या तो इसके मिक्सचर की पूछी जाएगी या अलग अलग इनकी पूछी जाएगी, जो पहली कोशिश आपने अलग अलग दी। मैंने 4 ऑप्शन भी नहीं दिए इसके अंदर। आप ये देखिए किसकी पूछी है, सिर्फ प्रोटॉन की पूछी है, और आपने इन दोनों के एक और 2 मोल को मिक्स कर दिया।
टोटल वॉल्यूम भी ना भी, मैंने ये टोटल वॉल्यूम दे दिया, देना नहीं चाहिए था, ये मेरी तरफ से एड ऑन था इसमें। जबकि आपसे जब नॉर्मेलिटी मोलैरिटी पूछते तो आपको छूट होती है, आप 1 लीटर एज्यूम कर लो। तो ये मैंने दे दिया टोटल वॉल्यूम मेड 2000 ml, ताकि आपको थोड़ी सी कम दिक्कत हो, लेकिन वहीं हम परेशान हो भी जाते हैं। तो मेरे को फाइनल मोलैरिटी किसकी निकालनी है? प्रोटोन की बच्चों। HCl से 1 मोल आ रहा था, तो कितने प्रोटोन आ रहे थे? 1 मोल। H2SO4 से कितने मोल आ रहे हैं? 2 मोल। लेकिन उसके प्रोटोन कितने हैं? यहां देखो कितना सोच के दिया गया है, 2 मोल। आप पहले ही सोच लो, हाँ डबल तो है ही, लेकिन ये 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक H2SO4 2 प्रोटोन देता है, तो 2 मोल H2SO4 4 प्रोटोन देंगे। तो यहां पर मेरे मोल्स कितने हुए प्रोटोन के? सॉरी, दिस वॉल्यूम कितना है मेरे पास, वो तो पुट भी नहीं करना चाहिए मेरे को। तो मेरी यहां पर मोलैरिटी कितनी आई? भाई 1 लीटर लिख देते हो, अगर किसी को लगे क्या हो रहा है ये। 5। अब प्रोटोन की मोलैरिटी मेरे पास आ गई, तो नॉर्मेलिटी निकालनी है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इट्स एन फैक्टर। ना ये एसिड था, ना ये बेस था, ना कुछ था, मेरे को तो H+ दिखा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे ये चेक करने का मौका मिला, अगर तुम्हें प्रोटोन की मोलैरिटी गिवन है और नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो तुम क्या इस फॉर्मूले का क्या करोगे? टोटल पॉजिटिव चार्ज, उसकी हिंट दी जा चुकी है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है प्रोटोन पे? +1। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर। मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था 1 3 दे रहे हो, कोई 3/5 दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। मैंने खटाक से उसका आंसर क्यों पकड़ा? क्योंकि उसने दोनों सेम दिए। तो पहली जीत तो मेरी ये थी, पहली फाइट तो ये थी, भाई जिसकी पूछी है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सेम आएगी, क्योंकि प्रोटोन की पूछी है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कहने को ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इत्मीनान से सोचने वाला था, बेवकूफी का पूरा मौका हमको दिया था। मोलैरिटी क्या होती है? अगेन, जब नॉर्मेलिटी आ गई तो मोलैरिटी आपको कुछ भी नहीं लगेगी। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। सब कुछ सेम सा, लेकिन आप लोगों से थोड़ी दिक्कत कहां हुई, आपने अभी पिछली स्लाइड पे देख लिया। जब किन्हीं दो सॉल्यूशंस को, दो चीजों को मिक्स किया जाता है, वहां पूरा चांस है आप गलती करते हो। अब मैं मोलैरिटी सिंपल निकलवा नहीं सकती, आएगा मौका किसी क्वेश्चन में तो निकलवा भी लूंगी, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस। तो अगर मैं यहां पर 2 मोलर HCl सोल्यूशन को 3 मोलर HCl सोल्यूशन के साथ मिक्स करती हूँ, आप ना ये नोट कर रहे हो ना ये कर रहे हो, ये सिर्फ सुन रहे हो, ये अभी ऐसा नहीं है क्वेश्चन जो आए, ठीक है? इट्स लिटिल इजी, एंड जस्ट नॉर्मेलिटी भुलवाने के लिए पढ़ा रही हूं, ताकि आप नॉर्मेलिटी से निकल के मोलैरिटी में आए। अगर दो सॉल्यूशन सेम चीज की मिक्स की जाती है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होता है? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V3। तीसरा वॉल्यूम मेरे को दिख रहा है क्या होगा? 25 और 50, तो कितना होगा? 75 ml। इन क्वेश्चंस में बस यही ध्यान रखना है। तीसरा वॉल्यूम समटाइम ऐसे दे देंगे, इट मेड अप टू 1 लीटर और इट मेड अप टू 250 मिलीलीटर, वॉटेवर। तो तीसरा वॉल्यूम किसी भी तरह से दिया जा सकता है या ऐसे दिया जा सकता है। तो इसमें कोई खास ट्रिक मुझे नहीं दिखती। जो दिखती है, जो लेंदी क्वेश्चन है, वो मैंने डीपीपी में डाला है कि इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो फाइनल मोलैरिटी जो आई इन चारों में से किसके बराबर होगी? 4 फिर और मिक्सचर दे रखे, वहां सिर्फ आपसे 4 ऑप्शन में हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करवा दिया बस। तो इसमें सबसे लंबा क्वेश्चन मैं यही दे सकती हूँ जो डीपीपी में दिया है, और मुझे उम्मीद है वो आप घर जाके करोगे तो हो जाएगा। डाउट आएगा तो मोस्ट वेलकम। अब आ जाती हूं मैं इस पे, ये करके दो। अगेन, जब मैंने प्रोटोन हैंडल किया, ये सोच के हैंडल किया, आपको पता लग गया आयन अकेला भी पूछा जा सकता है। जब मैंने प्रोटोन आपको पढ़ाया तो आप नाइट्रेट मेरे को दे सकते हैं, आई एम वेटिंग। सेम, तो दो सॉल्यूशन मिक्स हुई है, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V3। कितना होगा? 300, क्योंकि दोनों से नाइट्रेट आ रहा है। पहली सॉल्यूशन से कितना? 0.1 इंटू 100, दूसरी सॉल्यूशन से कितना? तो मोलैरिटी की कैलकुलेशन
आई डोंट वांट कि आप यहां करें, वैल्यू पुट हो गई, ये उम्मीद करती हूं आप मोलैरिटी की कैलकुलेशन कर लोगे। क्लियर एवरीवन, हो जाएगा? चेक, वैल्यू सही पुट की है। यहां से आपके वो पीएच वाले क्वेश्चन निकलने लगेंगे कि एक NaOH की सॉल्यूशन है इतने मोलर, उसका पीएच निकालो, डाइल्यूशन के बाद पीएच फिर निकालो। तो पहले तो डाइल्यूशन के बाद होता क्या है वो पता हो, फिर पीएच का क्वेश्चन भी हो जाएगा। पकड़िएगा क्या मतलब है इसका। तो अगर मैंने डाइल्यूटेड 10 टाइम्स दिया तो बस इसमें बताने का मकसद ये था कि ऐसा ना रहे कि हमने कोई साइड छोड़ दी। छोटी से छोटी चीज को पकड़ने की मेरी कोशिश होगी, मुझे पता है आप ये कर सकते थे, बट अब क्लियर हो गया, डिस्कस हो गया, तब तो पक्का ही कर सकोगे। ठीक है, ये भी समझ आ गया। चलो अगले वाला देखना, टाइट्रेशन से उठा के लाई हूं एसिड बेस। चेक चेक, अंडरस्टैंड, एंड देन आई लास्ट समथिंग। आशीष एक्टिव तो रहना पड़ेगा, थोड़ी सी यॉर्निंग तो चली रही है ना? चलिए, ये टाइट्रेशन से उठाए हुए क्वेश्चन कि इतने मोलर HCl को टाइट्रेट कर दिया इतने मोलर NaOH के साथ, या रिएक्ट कर दिया एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन भी पकड़ सकते हो आप इसको। अगर आपसे ये गलती हुई कि एक चीज इसमें एसिड है एक चीज बेस है, तो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये दोनों पहचाने पहचाने, लेकिन जहां नहीं पहचाने होते वहां गलती होती है। खैर उसके भी किस दिन लूंगी मैं, सारी टाइट्रेशन एक दिन बात होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, खत्म करेंगे, उसकी आखिरी क्लास हम टाइट्रेशंस की रखते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन। तीनों को ऐसे ही जीरो से पढ़ा जाएगा, तो वहां पर ये क्वेश्चन जरूर लूंगी। बट अभी सबसे पहले चलो मुझे पहले तो आंसर दे दो फिर करूं बात। कितना आया? 50। ओके, अब एक बार सुन लो इसके पीछे जो थोड़ी सी चीज बताने लायक है। मुझे पता है ये जब लिखा है आप कर ही लोगे, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ क्या वैरायटी और मेरे को ट्रैप की जा सकती है। एक HCl और एक NaOH बोथ विल न्यूट्रलाइज ईच अदर कंप्लीटली। HCl से एक प्रोटॉन निकलेगा, NaOH से एक OH निकलेगा, बोथ विल न्यूट्रलाइज ईच अदर कंफर्टेबली। जब भी एसिड और बेस को मिलाया जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और मेरे से किसी एक की M1V1 दे के दूसरे के M2V2 में से कोई एक इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। जैसे इस केस में मेरे से मांगी गई कि मैं 0.5 मोलर HCl लाई थी इतने NaOH को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए, और मेरे पास जो 0.5 मोलर HCl था नीचे बीकर में दिया था 20 ml, और ऊपर जो ब्यूरेट के अंदर भरा हुआ था वो था NaOH। तो बताइए कितना NaOH इस्तेमाल हुआ होगा नीचे वाले कंटेनर में पड़े हुए HCl को न्यूट्रलाइज करने में। यहां आपसे धोखा कहां होगा, गलती कहां होगी वो समझते हैं। आपसे गलती होगी एक चीज में। आप जानते हो एसिड, ये M1 और V1 देता क्या है? व्हाट डज दिस M1V1 गिव्स? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड। क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज मोल्स, राइट? तो यहां मेरे को पता चल रहा है मोल्स ऑफ एसिड, न्यूट्रलाइजेशन में दोनों के मोल्स बराबर होने चाहिए, यही पता लगता है मेरे को इससे। लेकिन किसके मोल्स? एसिड के? नहीं, H पॉजिटिव के। बाई चांस मैंने यहां दोनों एसिड कौन से दिए? मोनो, मतलब एसिड और बेस मैंने मोनो दिया, जिससे एक ही प्रोटॉन निकल रहा था, एक ही OH नेगेटिव निकल रहा था। अगर दोनों मोनो वाले हैं, एन फैक्टर दोनों का 1 है, तभी ये कामयाब है, वरना आंसर गलत आएगा, शर्तिया। तो कभी भी न्यूट्रलाइजेशन वाले क्वेश्चंस में मोलैरिटी की बात की हो, प्लीज ये फॉर्मूला नहीं यूज करोगे। ये फॉर्मूला या तो मैं यूज कर सकती हूँ या आप तब यूज कर सकते हो जब आपको 100% कंफर्मेशन हो कि दोनों से एक एक ही निकलेगा, ओनली देन।
यहीं फंसेंगे हम क्या करेंगे, मोलैरिटी हमें आसान लगती है, आदत उसकी है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में HCl की जगह H2SO4 होता तब क्या करो, प्लीज, एंड इन दैट केस यूज N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। आपको कोई हेडेक नहीं लेना है एन फैक्टर का, बिकॉज नॉर्मेलिटी एन फैक्टर का हेडेक लेके ही निकली है। यानी सेम क्वेश्चन में बच्चों अगर यहां पर मैंने HCl की जगह पर H2SO4 लिया होता, मैंने क्या करना था, वॉल्यूम तो वही पुट करती, इसकी मोलैरिटी को किस में कन्वर्ट करती, नॉर्मेलिटी में, और आज मैंने बहुत करा दी। पहले मैं इसकी H2SO4 की नॉर्मेलिटी को, सॉरी मोलैरिटी को जब नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करती, एन फैक्टर तो इस्तेमाल ही करना था, N/N इज M से, ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। फिर आपको ये नहीं सोचना इससे 2 आ रहे हैं, इससे 1 आ रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम इतना यूज होगा, इसका इतना यूज होगा, ऑल हेडेक इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ इन नॉर्मेलिटी। इसीलिए जो बच्चे नॉर्मेलिटी नहीं करते और वो ये सोच के चलते मेरे को पता है मैं मोलैरिटी निकाल के फिर नॉर्मेलिटी निकाल दूंगी, हो जाएगा मेरे से, मेरे को नॉर्मेलिटी पूरे छोड़ना है बिकॉज मेरा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपसे शर्तिया वहां गलती होगी, ट्राई बेसिक एसिड दे दिया और दूसरी तरफ मैंने दे दिया NaOH। मैं आपको H3PO4 और NaOH का टाइट्रेशन दे रही हूं, आप तो इसी में उलझ जाओगे, इससे 3 प्रोटॉन आए, इससे 1 OH आया, अब क्या करूं, वॉल्यूम 3 गुना करूं कि 1/3 करूं, फंस गए। तो जैसे ही आपको दोनों मोनो नजर ना आए और ऐसा होगा, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बस शिफ्ट करना है नॉर्मेलिटी पे, ये फायदा है नॉर्मेलिटी का। अदरवाइज नॉर्मेलिटी में पढ़ाती ना, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में मेरे से नॉर्मेलिटी पूछिए, मेरे को ज्यादा आसान लगता है तो मोलैरिटी निकालो और एन फैक्टर से कर दो उसको मल्टीप्लाई, आ जाएगी नॉर्मेलिटी। कुछ साल पहले मेरे स्टूडेंट ने सजेस्ट भी किया था हम ना करें नॉर्मेलिटी, क्योंकि मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं मोलैरिटी निकाल के एन फैक्टर से इक्वेट करके दे दूं आपको मोलैरिटी। ना भी कहो तो भी कई बार बच्चे नहीं मानते, तो ऐसे क्वेश्चन लाने पड़ते हैं, यहां फंसोगे, शर्तिया गलत आएगा। और जैसे ही आप नॉर्मेलिटी पे आए, आपको टेंशन ही नहीं रही, मोनो है कि ट्राई है, ऑलरेडी टेकन केयर। अंडरस्टूड द रोल ऑफ नॉर्मेलिटी, जहां जहां मोलैरिटी थी कोशिश करिए टाइट्रेशन ओनली, आई एम ओनली टेलिंग यू अबाउट टाइट्रेशन, नोवेयर एल्स। जहां टाइट्रेशन, सॉरी टाइट्रेशन से बेटर वर्ड यूज करती हूँ, न्यूट्रलाइजेशन, जहां एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन आया, जहां ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट रेडॉक्स टाइट्रेशन आया, आपकी मजबूरी है, आप नॉर्मेलिटी पे जाओगे। डन एवरीवन? अच्छा, तब तुमको अगर मान लो ये देता, कुछ ऐसा होता, तो यहां से तुम्हें देखना पड़ता, इसकी मोलैरिटी डबल करनी पड़ती। यस यस